गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। 11th सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम इसलिए कहा जाता है, इसमें दो कॉलम्स होते हैं, एक कैश का और एक बैंक का कॉलम। जब हम कैश बुक बनाते हैं, चाहे वो सिंगल कॉलम कैश बुक हो या डबल कॉलम कैश बुक हो, तो कैश अगर सिंगल कॉलम कैश बुक है तो कैश की फिर जर्नल एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, सीधा कैश बुक में एंट्री आती है और जो दूसरा अकाउंट उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है वो उस अकाउंट में सीधी जाती है, जनरल एंट्री नहीं होती। इसी तरह से अगर हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो कैश और बैंक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सीधा कैश बुक में आती हैं और उससे कंसर्निंग अकाउंट में दूसरी साइड जाते हैं। जैसे राकेश से पैसे मिले तो आप कैश में आ गया, कैश बुक में, और दूसरा अकाउंट जो अफेक्टेड है वो है राकेश, तो सीधा राकेश के अकाउंट में एंट्री जाएगी। कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और राकेश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे और अच्छे से समझेंगे हम। ये क्वेश्चन नंबर 5 है एस.सी. शर्मा की बुक से, ठीक है। हो सकता ये थोड़ी पुरानी बुक है, 1-2 साल। लेटेस्ट बुक में हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 हो या 3 हो, ठीक है, या 6 हो, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि एक्चुअली डबल कॉलम कैश बुक किस तरह प्रिपेयर की जाती है और उसे प्रिपेयर करते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें कैश और बैंक का बैलेंस दे रखा है। अगर क्वेश्चन में कहते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, यानी बिजनेस स्टार्ट होता है, तो हम स्टार्टिंग में यहाँ लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है और बैलेंसेस दिए हुए हैं तो लास्ट ईयर के बैलेंस अब बन जाएंगे इस ईयर ओपनिंग बैलेंस, या लास्ट मंथ के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बन जाएंगे इस मंथ के ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर टू बैलेंस बीडी लिख दिया जाएगा। कैश का बैलेंस कैश के कॉलम में और बैंक का बैलेंस बैंक के कॉलम में हमने मेंशन कर दिया, क्योंकि हमें यह स्पेसिफिकली नहीं बताया गया कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट। मीन्स कैश का तो डेबिट ही बैलेंस हो सकता है, कैश जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन बैंक का नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है और नेगेटिव बैलेंस को हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। यदि क्वेश्चन में ऊपर कैश एट बैंक की जगह बैंक ओवरड्राफ्ट का हो तो आप इसका बैलेंस बैंक का बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि यहाँ पर कैश एट बैंक का है तो हम यहाँ पॉजिटिव बैलेंस मान के चल रहे हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव बैलेंस मानना है, ओवरड्राफ्ट कह दें तो बाय बैलेंस बीडी, नेगेटिव बैलेंस है फिर बैंक का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया। उसके बाद 3 जनवरी में सेल्स हुई कैश से, तो कैश इंक्रीज हो गया, कैश इंक्रीज हुआ तो डेबिट, अगर कैश कम हो तो क्रेडिट। ये डेबिट साइड है कैश बुक की और ये क्रेडिट साइड है। कैश और बैंक क्या है? एसेट्स हैं, और हमारे रूल्स क्या है रियल अकाउंट के? डेबिट व्हाट कम्स इन, या अगर मैं इसे कहूँ एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट किया जाए। तो कैश और बैंक इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड। किसी भी ट्रांजैक्शन से समझना है कैश बढ़ रहा है या बैंक बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर कम होंगे तो क्रेडिट साइड। कैश बैंक दोनों का सेम नेचर है, दोनों रियल अकाउंट है, दोनों एसेट्स के अकाउंट है। फिर 3 तारीख के बाद 5 तारीख को एंट्री हुई टू सुनील। सुनील से हमें चेक मिला, कितना मिला? 8500। तो आपने बैंक में वो कर दिया। एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ जो 5 जनवरी की एंट्री है, ठीक है, 5 की, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सुनील एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। उसने कहा बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अगर ये वर्ड ना बोले होते डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब भी चेक मिलेगा और उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो आपको उस चेक को आगे चेक करना है, चेक को चेक करना है, ध्यान रखिएगा। क्या पता वो चेक मिला हमें 5 तारीख को और उस चेक की 8 तारीख को दे रखी हो सुनील चेक डिपॉजिट इनटू बैंक,
है ना। सुनील का चेक 8 तारीख को बैंक में डाला गया, तो 5 तारीख को कोई एंट्री नहीं आएगी कैश बुक में। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 5 तारीख को चेक तो मिला, पर ना तो हमारा कैश बढ़ा, ना हमारा बैंक बढ़ा, ना कैश और बैंक कम हुआ, इसलिए 5 तारीख की उस कंडीशन में एंट्री नहीं आएगी। हमें हमेशा ये देखना है कि हमारा कैश या बैंक अगर इंक्रीज हो रहा है तो टू साइड, डिक्रीज हो रहा है बाई साइड, और कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो वो ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। तो जब भी चेक मिलता है उसको आगे चेक करना है। ये भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि 5 तारीख को चेक मिला और 10 तारीख में कह रखा हो सुनील का चेक अमित को दे दिया, एंडोर्स कर दिया, तो भी 5 तारीख को कोई एंट्री नहीं होगी। 10 तारीख को सीधा जब अमित का को हम चेक देंगे, ठीक है, उस कंडीशन में ना 5 तारीख की एंट्री होगी ना 10 तारीख की। क्यों? क्योंकि चेक एंडोर्स हो गया, ना 5 तारीख को बैंक बढ़ा कम हुआ, ना 10 तारीख को बैंक बढ़ा या कम हुआ। जब भी चेक आगे एंडोर्स हो रहा है तो मिलने वाले दिन भी कोई एंट्री नहीं होगी कैश बुक में, और एंडोर्स वाले दिन भी कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, अगर बैंक में डाला है तो उस दिन की एंट्री होगी, और उस दिन की एंट्री में भी हम लिखेंगे टू चेक इन हैंड, क्योंकि जिस दिन मिला उस दिन तो बैंक बढ़ा नहीं, तो जिस दिन बैंक बढ़ेगा उस दिन टू चेक इन हैंड लिखेंगे। तो यहाँ पर सुनील का चेक उसी दिन डिपॉजिट कर दिया, इसलिए हमने उसी दिन डाल दिया 8500। अब 8 तारीख को क्या हुआ? 8 तारीख की ट्रांजैक्शन में हमें दे रखा है कि 8 तारीख को जस्ट अ मिनट, 8 तारीख को कैश डिपॉजिट किया बैंक में। अब ये क्या हो गई? ये कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों साइड आई, क्योंकि कैश बैंक में डाल रहे हैं तो बैंक इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है। कैश कम हो रहा है, बैंक बढ़ रहा है। जो बढ़ रहा है उसमें टू साइड, डेबिट साइड, तो यहाँ 8 तारीख को बैंक में एंट्री आती है 5000, और उसे लिखेंगे टू कैश, और इसे LF के कॉलम में कॉन्ट्रा C दिखाएंगे, कॉन्ट्रा एंट्री है। और इसकी अपोजिट एंट्री इधर भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब बैंक में पैसा डाल रहे हो तो कैश कम हो रहा, और कैश का भी कॉलम है हमारे पास दोनों से, तो यहाँ पर एंट्री आएगी बाय बैंक कैश के कॉलम में। यहाँ भी सी दिखाएंगे, 8 तारीख को यहाँ भी एंट्री है, 8 तारीख को यहाँ भी एंट्री है। इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ। कॉन्ट्रा एंट्री किस किस कंडीशन में होगी? कॉन्ट्रा एंट्री दो ही कंडीशन में होगी, जब बैंक में पैसा कैश डिपॉजिट करें या बैंक से कैश विड्रॉ करें ऑफिस यूज के लिए, दोनों कंडीशन में कॉन्ट्रा एंट्री होगी। इसके बाद पेड सैलरी, ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट है, ठीक है। तो आपने नहीं, पेड सैलरी नहीं है, पेज पलट गया शायद जी। 11 तारीख में बॉट फर्नीचर 4000 एंड पेड कैरेज 100, इसे भी ध्यान से समझिएगा। फर्नीचर खरीदा आपने और 100 रुपए की कैरेज पे की, कैश कम हो जाएगा। कैश कम होगा तो किधर होगा? बाय साइड, क्रेडिट। व्हेन एसेट डिक्रीज इट इज क्रेडिटेड। और बाय फर्नीचर 4100, कैरेज अलग से नहीं दिखाना। क्यों? जब भी आप कोई एसेट खरीदते हैं और उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं, उसके इंस्टॉलेशन में, उसके कैरेज में, उसके फ्रेट में, उसकी सर्विसिंग में, उसकी रिपेयर में, उसकी ओवरहॉलिंग में, मशीन या कोई भी एसेट खरीदते वक्त अगर इस तरह से पैसा जाता है तो मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट होता है या उस एसेट अकाउंट में ही डेबिट होता है। तो यहाँ फर्नीचर में ही हमने ऐड कर दिया। लेकिन अगर हम गुड्स परचेज करते हैं और तब कैरेज पे की जाती है, उसे अलग से शो किया जाता है, क्योंकि गुड्स एसेट्स नहीं है वहाँ पर। परचेजेस जब हम करेंगे और बाय परचेजेस लिखेंगे तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस अलग से शो करेंगे। ये नेक्स्ट एंट्री इसी टाइप की है। 13 तारीख को क्या हुआ? ये तो फर्नीचर आ गया। 13 तारीख को हमने गुड्स परचेज किया,
और 150 रुपए की कैरेज थी। यहाँ पर परचेजेस 6000 वो आपने चेक से पे की और कैरेज कैश पे की, तो बाय कैरेज 150। ये 150 इसलिए अलग नहीं लिखा कि कैश पे किया, इसे इसलिए भी अलग लिखना है क्योंकि हमने गुड्स परचेज करते वक्त लिया है। एसेट परचेज करते वक्त एसेट में डेबिट करते हैं, लेकिन अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसे अलग से दिखाया जाता है, उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर। 13 तारीख के बाद आपकी एंट्री इसमें आ जाती है 15 तारीख को सोल्ड गुड्स टू अनिल 10,000। ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आएगी। जब पार्टी का नाम आ गया इसका मतलब क्या है, आपने जो ये सेल करी है ये क्रेडिट सेल्स है, और जब क्रेडिट सेल या परचेज होगी तो ना कैश कम होगा, ना कैश बढ़ेगा, ना बैंक कम होगा, ना बैंक इंक्रीज होगा। जब भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 18th को रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल 4000 एंड ए चेक ऑफ 5000 विच वाज बैंक्ड ऑन 20th Jan। वही जो अभी मैंने बताया, 4000 रुपए तो राहुल से मिले हैं हमें 18 तारीख को। ठीक है, तो 18th को राहुल से 4000, एक चेक भी मिला है जो 20 में बैंक में जमा किया, तो 18th में उसकी एंट्री नहीं आएगी, रादर उसकी एंट्री 20 तारीख में आएगी और वहां लिखा जाएगा टू चेक इन हैंड। यहां राहुल नहीं आएगा क्योंकि जब ये चेक मिला होगा तो एंट्री करी होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राहुल। राहुल क्रेडिट हो चुका था, राहुल को अब दोबारा क्रेडिट नहीं कर सकते वरना वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। राहुल क्रेडिट हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ टू चेक इन हैंड 5000 रुपीज की एंट्री आई जब वो जमा किया उस दिन हमने बैंक बढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी 21 तारीख की, पेड वेजेस 600 इन कैश एंड रेंट बाय चेक। ठीक है, तो वेजेस पे की कैश से और रेंट पे किया चेक से, वो बैंक में डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल वाज डिसऑनर्ड। 22 तारीख में राहुल से जो चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया, रीजन कुछ भी रहा हो, बट बैंक ने वो ऑनर नहीं किया, हमें पेमेंट नहीं दी और हमारा बैंक कम हो गया। जो हमने यहाँ बढ़ाया था वो कम हो गया तो बाय साइड आएगा और बाय राहुल। राहुल क्यों करा, राहुल वापस डेटर बन गया, हमें पैसे मिले थे, डेटर खत्म हो गया था, अब उससे जो चेक मिला था वो हो गया डिसऑनर, तो राहुल वापस डेटर बन गया। नेक्स्ट है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 3000 रुपीज। अगेन कॉन्ट्रा एंट्री, कैश बढ़ गया बैंक कम हो गया, कैश बढ़ा तो कैश में टू साइड, बैंक कम हो गया तो बैंक में बाय साइड, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है 25 तारीख को। बैंक या कैश में लिखेंगे टू बैंक और बैंक में लिखेंगे बाय कैश, अपोजिट लिखा जाता है। यहाँ कैश के कॉलम में है तो बैंक आएगा और बैंक के कॉलम में तो कैश आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है एंड फॉर पर्सनल यूज 2000 का पर्सनल यूज के लिए भी बैंक से पैसे निकाले, बाय ड्रॉइंग्स 2000, बाय साइड आएगा क्योंकि बैंक कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट 5000। अगेन ये एंट्री नहीं आएगी क्योंकि क्रेडिट परचेज है और क्रेडिट परचेज कैश बुक में नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि ना कैश इंक्रीज हो रहा है, ना कैश डिक्रीज हो रहा है, ना बैंक इंक्रीज हो रहा है, ना बैंक डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से नहीं आएगी। ठीक है, इशूड चेक टू सोहन 2% अंडर 2% कैश डिस्काउंट। अब हमारा बैंक कम हो रहा है, सोहन को पेमेंट कर रहे हैं और 2% डिस्काउंट का, तो कम हो रहा है तो बाय साइड बाय। सो 5000 का गुड्स था, 2% लेस किया, 4900 आ गया। उसके बाद पेड चैरिटी 300 इन कैश एंड 500 बाय चेक। तो बाय चैरिटी दोनों कंडीशन में कैश भी कम हो रहा है, बैंक भी कम हो रहा है, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो दोनों बाय साइड क्रेडिट साइड आएंगे। तो चैरिटी 300 रुपये कैश में और 500 रुपये बैंक से कम।
अब एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, अकाउंट्स एक लेंदी सब्जेक्ट है, क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं और जनरली बच्चों का पेपर 12th बोर्ड में छूटता है, किसी का 3 नंबर से, किसी का 4 नंबर से पेपर छूट जाता है। हमने जो देखा कि ये पेपर जो छूट जाता है, बच्चे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, उसका रीज़न है कैलकुलेशन। बच्चे कैलकुलेटिव कम होते हैं, तो यहाँ स्मार्ट थिंकिंग करनी है आपको। कैलकुलेशन में पहले भी कह चुका हूँ, कैलकुलेशन बहुत स्मार्टली करनी है। क्या ध्यान रखना है, सारी फिगर्स पीछे से मिला के लिखें, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, आगे से ना लिखें। अगर ये 8500 में यहाँ से लिख दूंगा तो ये 85,000 जुड़ जाएगा, तो आप पीछे से मिला के लिखें। पहली चीज, सारी फिगर देखिए जैसे मैंने लिखी है, आप देख सकते हैं पीछे से मिला के। फिर आप जब टोटल करें तो कैलकुलेटर का यूज अभी ना करें। 11th-12th में आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला, अगर आपको उसकी हैबिट हो गई तो फिर तो आपका पेपर, आपकी कैलकुलेशन वहाँ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप खुद कैलकुलेशन करें, चाहे अभी स्लो करें, धीरे धीरे फास्ट हो जाएगी। उसकी ट्रिक्स हैं, उससे फास्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक ट्रिक मैंने अभी बताई। अब आप टोटल कर लें, 1 बाय 1 0, सेकंड प्लेस पे 0, थर्ड प्लेस पे 5 है, 5 लिख दिया। फिर 4 9 30, आपका हो गया 13 एंड 4 17 एंड 3 20, 20,500। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए मैंने हमेशा डेबिट यही ज़्यादा होगा। इसको इधर भी लिखा और बैलेंस कर दिया, बैलेंस निकाल दिया। मैंने आपको पहले भी सिखाया बैलेंस निकालना। जब यहाँ 20,500 लिखा है, फर्स्ट प्लेस पे 0 है तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। सेकंड प्लेस पे 5 है और यहाँ क्या है 0, तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 की 0। ठीक है, 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा 10 0 लाने के लिए, 10। 5 के बाद 0 वाली फिगर कौन सी होती है 10, तो आपको क्या करना है 5 में 5 जोड़ा 10। ठीक है, कैरी 1 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9 और 3 15। और यहाँ क्या है, सॉरी 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 3 12, और 12 के बाद यहाँ क्या है 5, 12 के बाद 5 वाली कौन सी आएगी 12 और 3 15, तो 3 यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कैरी 1 बचा, 1 और 5 6, 6 और 4 10। ठीक है, और 10 यहाँ 0 है तो 0 को जोड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, कैरी 1 और यहाँ क्या है 2, 1 और 1 2, तो यहाँ बैलेंस आ गया 10,350। इसी तरह से बैंक में क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ। तो बैंक में आपको क्या ध्यान रखना है, बैंक का आप थोड़ा सा रफ टोटल अपने दिमाग में लगा लें कि इधर का ज़्यादा है या इधर का। हमें दिख रहा है कि डेबिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल यहाँ लिखा, इसको इधर भी लिखा और फिर से बैलेंस निकाल दिया, तो आ गया 8,900। इन दोनों फिगर्स को नेक्स्ट मंथ की क्या बन गई ओपनिंग, और ये लास्ट डेट ऑफ मंथ पे करना है आपको 31st को, और 1 फरवरी को टू बैलेंस बीडी, कैश में कैश का बैलेंस और बैंक में बैंक का बैलेंस ट्रांसफर कर। थैंक यू सो मच।